ये कल्पना करना बहुत आसान है कि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो एक सीधी साधी कहानी है। मतलब विशेष रूप से जब बात मुगल काल की आती है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और रंगीन तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, एक भव्य दरबार वाली तस्वीर है ना। एग्जैक्टली भव्य दरबार, बहुत शक्तिशाली राजा और जनाना या क्या कहते हैं हैरम की एक रहस्यमयी दुनिया, जिसे अक्सर एक बहुत ही आलीशान लेकिन विदेशी जेल या महज सुंदरता के एक पिंजरे के रूप में मान लिया जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है। इंसान का दिमाग ना हमेशा जटिलताओं से बचकर एक आसान कहानी गढ़ने का आदी होता है। जो हमें सतह पर दिखता है उसे ही पूरा सच मान लेने की हमारी प्रवृत्ति रही है। सही बात है, लेकिन जब हम इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं तो वो आसान कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन ठीक यही है, सतह के नीचे छिपी असली कहानी को बाहर लाना। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वे दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ जोड़ते हैं। हाँ, एक तरफ एनसीईआरटी का एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है जो मुगल लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की तकनीकी और ऐतिहासिक परतों को खोलता है, और दूसरी तरफ फ्रांसिस्का गैलोवे का एक बहुत ही गहरा शोध है जो मुगल दरबार की महिलाओं की धारणा और वास्तविकता पर आधारित है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये छोटी छोटी पेंटिंग्स सिर्फ महलों को सजाने का जरिया नहीं थी, मतलब इनमें कूटनीति, अलग अलग महाद्वीपों की संस्कृतियों का मिलन और सबसे अहम बात, उन महिलाओं की असली और जबरदस्त ताकत छिपी थी जिन्हें इतिहास ने अक्सर बहुत कमजोर आंका है। तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से करनी होगी जो भारत में एक नई दृष्टि लेकर आया, बाबर। ये शुरुआत को समझने के लिए सबसे सही जगह है, क्योंकि मुगल कला कोई ऐसा चमत्कार नहीं था जो रातों रात 16वीं सदी में प्रकट हो गया हो। हाँ, रातों रात तो कुछ नहीं होता। सही कहा। जब बाबर 1526 में भारत आया तो वो सिर्फ एक सेना या हथियार लेकर नहीं आया था। वो मध्य एशिया और फारस की एक बहुत ही परिष्कृत सौंदर्य दृष्टि अपने साथ लाया था। अच्छा। हाँ, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा सिर्फ युद्धों का ब्यौरा नहीं है, उसमें भारत के पेड़ पौधों, जानवरों और मौसम का बहुत ही बारीक अवलोकन है। ये एक दिलचस्प बात है। मतलब एक योद्धा जिसे हर वक्त अपना साम्राज्य बचाने की चिंता होनी चाहिए, वो बैठकर फूलों की पंखुड़ियों और जानवरों की शारीरिक संरचना का विश्लेषण कर रहा है। एग्जैक्टली। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोतों में ये भी बताया गया है कि बाबर ने अपनी किताब में बिहजाद जैसे महान फारसी कलाकार के काम की समीक्षा की है। रुको, समीक्षा? एक राजा कला समीक्षक बन गया? हाँ, यहाँ तक कि उसने बिहजाद की आलोचना भी की कि वो चेहरों के निचले हिस्से, खासकर डबल चिन को ठीक से नहीं बना पाता था। अरे बाप रे, डबल चिन! मतलब ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये मुगल दरबार में दृश्य दस्तावेजीकरण की नींव रखता है। बाबर के लिए कला सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। हाँ, वो यथार्थवादी होना चाहता था। बिल्कुल। वो चाहता था कि कला यथार्थ का एक बहुत ही सटीक रिकॉर्ड हो। बेहजाद उस समय फारसी दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार था, लगभग इटली के माइकल एंजेलो की तरह। वाव! तो उसकी आलोचना करने का मतलब था कि बाबर यथार्थवाद को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर था। हालांकि बाबर के पास बड़ी बड़ी कलाशालाएं बनाने का समय नहीं था। हाँ, वो तो हमेशा लड़ाइयों में व्यस्त था। सही बात है, लेकिन उसने एक ऐसी वैचारिक जमीन तैयार कर दी जिस पर आगे चलकर मुगल चित्रकला की इमारत खड़ी होनी थी। और इस इमारत का पहला बड़ा ढांचा खड़ा हुआ हुमायूं के समय में। और यहाँ इतिहास एक बहुत ही अजीब मोड़ देता है। मैं पढ़ रहा था कि हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया गया था। शेरशाह सूरी ने उसे हराकर निर्वासित कर दिया और उसे सफेद दरबार में शाह तहमास के यहाँ पनाह लेनी पड़ी। हाँ, वो एक उसका निर्वासन का दौर था। तो एक हारा हुआ राजा जो अपना सब कुछ गंवा चुका है, वो कला की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला सकता है? देखिए, इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सफविद ईरान उस समय इस्लामी दुनिया का सांस्कृतिक पावर हाउस था। शाह तहमास का दरबार कला, साहित्य और चित्रकारी का सबसे बड़ा केंद्र था। जब हुमायूं वहां पहुंचा तो उसने एक ऐसे स्तर की कला और नजाकत देखी जो शायद मध्य एशिया में भी दुर्लभ थी। मतलब उसने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। बिल्कुल। वहां उसने बेहतरीन सचित्र पांडुलिपियां देखीं, और जब हालात बदले और हुमायूं भारत वापस लौटा
तो वो अपने साथ सिर्फ एक सेना नहीं लाया। वो कुछ कलाकारों को भी लाया है ना? हाँ, वो सफविद दरबार के 2 महान उस्तादों मीर सैयद अली और अब्दुस समद को अपने साथ लेकर आया और उसने दिल्ली में निगार खाना यानी शाही पेंटिंग वर्कशॉप की स्थापना की। तो निर्वासन का वो समय दरअसल भारतीय कला के लिए एक वरदान बन गया। एग्जैक्टली। एक राजनीतिक आपदा ने भारत में फारसी कला के सबसे बड़े विशेषज्ञों को पहुंचा दिया। लेकिन हुमायूं का समय भी बहुत छोटा रहा। असली पैमाना और महत्वाकांक्षा तो तब सामने आती है जब अकबर गद्दी पर बैठता है, और यहाँ जो जानकारी स्रोत से सामने आती है वो किसी को भी हैरान कर सकती है। आप उसके डिसलेक्सिया की बात करें? हाँ, अकबर को डिसलेक्सिया था। अक्षरों को पढ़ने या लिखने में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मतलब मैं सोच रहा था, एक ऐसा सम्राट जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को चला रहा है, लेकिन पढ़ नहीं सकता, वो साम्राज्य के ज्ञान और साहित्य को कैसे संभालेगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और इसका जवाब अकबर की सबसे बड़ी रणनीतिक चाल में छिपा है। वो क्या थी? अकबर ने अपनी इस अक्षमता को एक ऐसे दृश्य माध्यम में बदल दिया जिसने पूरी मुगल कला को परिभाषित किया। उसने सचित्र पांडुलिपियों के निर्माण को एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया। अच्छा, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता था? हाँ, क्योंकि वो शब्दों को आसानी से नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उसने कहानियों और इतिहास को चित्रों के माध्यम से समझने और संप्रेषित करने का फैसला किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमजानामा। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के पैमाने के बारे में पढ़ा तो वो अकल्पनीय लगा। बिल्कुल, वो कोई छोटी किताब नहीं थी। हाँ, इसमें 14 खंड थे, 1400 विशाल चित्र थे, और ये कागज पर नहीं बल्कि कपड़े पर बनाए गए थे। और सबसे हैरानी की बात, इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म होने में 15 साल लग गए। 15 साल और 100 से ज्यादा कलाकारों की एक पूरी फौज इस पर काम कर रही थी। रुको, अगर हुमायूं फारसी उस्तादों को लाया था और अकबर ने इतने सारे स्थानीय भारतीय कलाकारों को काम पर रख लिया, तो ये वर्कशॉप कैसे काम करती थी इतनी भीड़ में? देखिए, ये कारखाने या गिल्ड प्रणाली का एक शानदार उदाहरण है। इसे एक बहुत ही व्यवस्थित उत्पादन लाइन की तरह चलाया जाता था। मतलब एक असेंबली लाइन की तरह? हाँ, एक चित्र को कोई एक कलाकार पूरा नहीं करता था। मीर सैयद अली या अब्दुस समद जैसे मुख्य उस्ताद रूपरेखा तैयार करते थे, स्केच बनाते थे। बिल्कुल। फिर कोई दूसरा कलाकार उसमें रंग भरता था और कोई तीसरा जो चेहरों या जानवरों को बनाने में माहिर होता था वो अंतिम बारीकियां उकेरता था। अरे वाह! इस प्रक्रिया में फारसी कला की नज़ाकत और भारतीय कला की चटकीली जीवंतता का एक बहुत ही गहरा एकीकरण हुआ। तो ये कुछ ऐसा है जैसे अकबर ने दुनिया भर के बेहतरीन टैलेंट को बुलाकर एक इंटरनेशनल आर्टिस्टिक सुपर ग्रुप बना दिया हो, जहां अलग-अलग शैलियां एक ही कैनवस पर मिलकर एक बिल्कुल नई भाषा बना रही थीं। ये तुलना बहुत सटीक है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति को समझना और भी ज्यादा जरूरी है। राजनीति? इसमें राजनीति कहां से आ गई? क्योंकि अकबर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। मुगल भारत में नए थे और वो एक ऐसे विशाल देश पर शासन कर रहे थे जिसकी संस्कृति, धर्म और भाषा उनसे बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये तो एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए। फारसी अनुवाद था। उसने रामायण का भी अनुवाद करवाया और उन्हें भव्य चित्रों से सजाया। तो इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ इन कहानियों को जानना चाहता था? मकसद था एकीकरण। मुगल अभिजात वर्गों को ये समझाना जरूरी था कि वे जिस बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर राज कर रहे हैं, उनकी जड़ें क्या हैं, उनकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। अच्छा, तो ये एक ब्रिज बनाने की कोशिश थी। एग्जैक्टली। जब एक फारसी दरबारी महाभारत की कहानी को मुगल शैली के चित्रों के साथ पढ़ता था, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप की मानसिकता को समझ रहा होता था। वाओ! अकबर कला का इस्तेमाल एक पुल के रूप में कर रहा था, एक ऐसी राजनीतिक और सांस्कृतिक जमीन तैयार करने के लिए जहां मुगल अब विदेशी नहीं बल्कि इसी मिट्टी का हिस्सा लगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है। मतलब कला सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि राज्य को एकजुट करने का एक साधन थी। लेकिन अकबर के इस एक्शन से भरपूर विशाल टीम प्रोजेक्ट से हटकर जब हम जहांगीर के दौर में प्रवेश करते हैं तो पूरी तस्वीर अचानक से सिमटकर बहुत व्यक्तिगत हो जाती है। हाँ, जहांगीर का नजरिया अकबर से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जहां अकबर का ध्यान बड़े महाकाव्यों और साम्राज्य के एकीकरण पर था, जहांगीर का ध्यान सूक्ष्मता और मनोवैज्ञानिक बारीकियों पर था, है ना? बिल्कुल। जहांगीर के समय में मुगल साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित और स्थिर हो चुका था, इसलिए उसे मास प्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। उसमें फोकस बदल दिया। हाँ, उसने कारखानों की भीड़भाड़ के बजाय मुरक्का बनवाने पर जोर दिया। मुरक्का यानी एल्बम। सही। वो अकेले उस्ताद कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियों को महत्व देता था।
इन एल्बमों के हाशिए जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी इतने जटिल और सुंदर होते थे कि वो अपने आप में एक अलग कलाकृति लगते थे। और प्रकृति को लेकर जहांगीर का जो जुनून था वो तो अलग ही स्तर का था। वो सिर्फ फूल पत्तियों को सुंदर नहीं दिखाना चाहता था, वो उनकी वैज्ञानिक सटीकता चाहता था। हाँ, जैसे उस्ताद मंसूर का काम। एग्जैक्टली उस्ताद मंसूर जैसे कलाकारों ने वनस्पतियों और जीवों की ऐसी तस्वीरें बनाई जो आज भी किसी जीव विज्ञान की किताब में सटीक बैठ सकती हैं। सही बात है। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है मुगल दरबार में यूरोपीय प्रभाव का अचानक से हावी हो जाना। सूरतों में 1580 की मेडोना एंड चाइल्ड जैसी यूरोपीय पेंटिंग्स का जिक्र है। यहाँ तक कि 1620 की एक मुगल पेंटिंग जहांगीर इन दरबार में एक जेसुइट पादरी फादर कुर्शी को बाकायदा शाही दरबार में खड़ा दिखाया गया है। ये सब मुगल दरबार में क्या कर रहे थे? देखिए, 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय व्यापारी, कूटनीतिज्ञ और जेसुइट मिशनरीज भारत आने लगे थे। पादरी लोग हैं ना? हाँ, ईसाई पादरी। उनका मकसद व्यापारिक छूट पाना और मुगल सम्राटों को ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित करना था। वे अपने साथ तोहफे के रूप में यूरोपीय रेनेसा की कलाकृतियां जैसे बाइबिल के चित्र और नक्काशी लाते थे। अच्छा, तो वो तोहफे में पेंटिंग्स ला रहे थे? बिल्कुल। और मुगल कलाकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा तकनीकी झटका था। उन्होंने पहली बार 3 डायमेंशनल प्रभाव, दूरी को दिखाने वाला परिप्रेक्ष्य, जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, और यथार्थवाद की नई तकनीकें देखीं। तो मुगल कलाकारों ने तुरंत यूरोपीय तकनीक सीख ली। हाँ, वे बहुत जल्दी सीखते थे। लेकिन जहांगीर ने इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी कला को ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए नहीं किया। यहाँ आकर ये चर्चा सबसे दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में अबुल हसन द्वारा बनाई गई एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग जहांगीर का सपना का विस्तार से वर्णन है। ओ, वो पेंटिंग, वो तो एक मास्टरपीस है ना? इस पेंटिंग में जहांगीर और उसके प्रतिद्वंदी फारसी शाह अब्बास को एक विशाल ग्लोब पर गले मिलते दिखाया गया है। लेकिन तस्वीर में एक चालाकी है। हाँ, जहांगीर का आकार देखिए उसमें। एग्जैक्टली जहांगीर आकार में बहुत बड़ा है और वो एक शानदार ताकतवर शेर पर खड़ा है, जबकि शाह अब्बास कमजोर सा दिख रहा है और एक डरी हुई भेड़ पर खड़ा है। थोड़ा रुकिए, क्या जहांगीर कला का इस्तेमाल 17वीं सदी के फोटोशॉप प्रोपेगेंडा की तरह कर रहा था? आप इसे बिल्कुल फोटोशॉप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये मुगल कला में मनोवैज्ञानिक कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब असल जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था? बिल्कुल। वास्तविकता ये थी कि फारसी शाह अब्बास ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कंधार के किले पर कब्जा कर लिया था, जो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हार थी। ओहो, तो जहांगीर हार गया था? हाँ, हकीकत में जहांगीर शाह अब्बास पर सैन्य रूप से हावी नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने उस हताशा को कला के माध्यम से दूर किया। तो जो लड़ाई जमीन पर हार रहे थे वो कैनवस पर जीत रहे थे। एग्जैक्टली। इस पेंटिंग में यूरोपीय प्रतीकों का इस्तेमाल देखने लायक है। जहांगीर के सिर के पीछे सूरज और चांद का एक विशाल आभा मंडल है और आसमान में यूरोपीय शैली के नन्हे फरिश्ते तीर और धनुष लिए उड़ रहे हैं। हाँ, वो चिरिप्स। सही कहा। इन प्रतीकों का इस्तेमाल करके जहांगीर खुद को दुनिया का रक्षक, ईश्वर द्वारा चुना हुआ शासक और शाह अब्बास से कहीं बड़ा साबित कर रहा था। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। वो जानबूझकर एक ऐसा वर्चुअल यथार्थ रच रहा था जिसे आने वाली पीढ़ियां सच मान लें। मतलब सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि ब्रश से भी चलाई जा रही थी। बिल्कुल। अब हम इन शक्तिशाली राजाओं, उनके अहम और उनके राजनीतिक प्रोपेगेंडा की बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन जब हम इन भव्य चित्रों को करीब से देखते हैं, दरबारों के किनारों पर, महलों के झरोखों में, तो हमें अक्सर महिलाएं दिखती हैं। हाँ, और अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ आकर फ्रांसिस्का गैलोवे का वो दस्तावेज हमारे सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खोल देता है। यूरोपीय यात्रियों और साहित्यों ने मुगल जनाना या हरम के बारे में जो कहानियां फैलाईं, वे सच्चाई से कितनी अलग थीं। देखिए, यूरोपीय यात्रियों को तो कभी भी जनाना के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी कल्पनाओं से एक बहुत बड़ा मिथक गढ़ा, अफवाहें फैलाएं। हाँ, उन्होंने जनाना को एक विदेशी जेल के रूप में चित्रित किया, एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों महिलाएं सिर्फ राजा के मनोरंजन के लिए कामुक वस्तुओं की तरह रहती हैं, जो ईर्ष्या, हताशा और साजिशों में उलझी हैं और जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क या मतलब नहीं है। एक तरह का पिंजरा। बिल्कुल।
ये पश्चिमी नजरिए से गढ़ी गई एक बहुत ही रंगीन लेकिन पूरी तरह से झूठी कहानी थी। दस्तावेज तो कुछ और ही कहता है। इसमें बताया गया है कि जनाना असल में एक पूरी तरह से संगठित और अत्यधिक व्यस्त छोटा शहर था। बिल्कुल। वहां अंदर कोई पुरुष नहीं होता था। उसकी सुरक्षा महिला गार्ड्स करती थीं, जिन्हें उरुदुबेगिस कहा जाता था। वहां दुनिया भर से महिला व्यापारी आती थीं, दूसरे देशों से शरण मांगने वाली महिलाएं रहती थीं। हाँ, वो अपने आप में एक अलग दुनिया थी। और सबसे बड़ी बात, इन महिलाओं के पास अपनी खुद की संपत्ति होती थी। वे जमीन खरीद सकती थीं, व्यापार कर सकती थीं और अपने नाम से आदेश जारी कर सकती थीं। जनाना की महिलाएं मक्का जाने वाले व्यापारिक जहाजों की मालिक थीं। सही बात है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई पिंजरा नहीं, बल्कि एक विशाल अत्यधिक कुलीन कॉर्पोरेट मुख्यालय था, जिसे पूरी तरह से महिलाएं चला रही थीं। ये कॉर्पोरेट मुख्यालय वाली तुलना इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह पकड़ती है। ये सच में एक आर्थिक और राजनीतिक पावर हाउस था। जनाना की महिलाएं महलों के अंदर बैठकर बाहर अपने एजेंटों, जिन्हें वकील कहते थे, उनके माध्यम से साम्राज्य भर में व्यापार और निर्माण करवा रही थीं। वाह। और उनकी राजनीतिक ताकत को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 1606 की एक ऐतिहासिक घटना इसका प्रमाण है। वो खुसरो के बगावत वाली घटना। एग्जैक्टली। जब जहांगीर के बेटे खुसरो ने बगावत की तो जहांगीर के एक अमीर मिर्जा अजीज कोका ने खुसरो का साथ दिया। इस राजनीतिक संकट के बीच जनाना की एक वरिष्ठ और प्रभावशाली महिला सलीमा सुल्तान बेगम ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने क्या किया? उसने जहांगीर को एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी भेजी कि जनाना की सभी महिलाएं मिर्जा अजीज कोका के समर्थन में एक लॉबी की तरह खड़ी हैं। उसने कहा, या तो तुम हमारे पास आओ, वरना हम सब तुम्हारे पास दरबार में आ जाएंगी। अरे बाप रे, ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। इसका मतलब है कि ज़नाना सामूहिक रूप से इतनी ताकतवर संस्था थी कि वो सम्राट को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती थी और सत्ता का संतुलन बदल सकती थी। बिल्कुल। और सिर्फ सामूहिक ताकत ही नहीं, वे वास्तुकला के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थीं। ताजगंज, जो ताजमहल के विशाल परिसर का हिस्सा है, उसकी मरम्मत किसी मुगल राजकुमारी ने अपनी जेब से करवाई थी। अपने पैसों से? हाँ। और अकबर की धाई माँ मोहम अंगा ने दिल्ली के पुराने किले के ठीक सामने खैरुल मनाजिल मस्जिद बनवाई। जहांगीर की राजपूत माँ मरियम उस जमानी ने लाहौर में विशाल बेगम शाही मस्जिद बनवाई और वे अपने समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी महिलाओं में से एक थीं। ये तो सच में कमाल है। देखिए, मुगल और इस्लामी संस्कृति में मातृत्व का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण था। महिलाएं सिर्फ रानियां नहीं थीं, वे रणनीतिकार थीं। हाँ, जैसे अगर हम शुरुआत में वापस जाएं, तो बाबर की दादी एहसान दौलत बेगम ने बाबर के पिता की मृत्यु के बाद पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था और युद्ध की रणनीतियां बनाई थीं। सही बात है। और मुगल समाज में पढ़ी लिखी महिलाओं का एक बहुत गहरा प्रभाव था। शाहजहां की बेटी जहांआरा एक सूफी कवयित्री थी जो दर्शन और धर्मशास्त्र पर चर्चा करती थीं। और औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा। हाँ, ज़ेबुन्निसा मख्फी यानी छुपी हुई के उपनाम से उच्च कोटि की कविताएं लिखती थीं और दर्जनों कवियों की संरक्षक थीं। साहित्य और ज्ञान की इस संस्कृति का असर हमें कला में भी देखने को मिलता है। हमने पहले मुगल दरबार में आई यूरोपीय और ईसाई प्रभाव की बात की थी, लेकिन दस्तावेज से पता चलता है कि जनाना के अंदर वर्जिन मैरी और सेंट कैथरीन जैसी ईसाई संतों की छवियों का बहुत गहरा प्रभाव था। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। बसवान जैसे महान मुगल कलाकारों ने इन यूरोपीय संतों को एक नया स्थानीय मुगल रूप दे दिया। अक्सर इन महिलाओं को उनके हाथों में किताबों के साथ चित्रित किया गया, जो इस बात का प्रतीक था कि जनाना की महिलाएं उच्च शिक्षित और बौद्धिक थीं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मुगल महिलाएं इन ईसाई छवियों में धर्म परिवर्तन नहीं देख रही थीं। वे वर्जिन मेरी को आदर्श मातृत्व और सेंट कैथरीन को बौद्धिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में अपना रही थीं। अच्छा, वे बस प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही थीं? एग्जैक्टली। वे इन छवियों का इस्तेमाल अपनी ही स्थिति और गरिमा को कलात्मक रूप से स्थापित करने के लिए कर रही थीं। ये सब सुनकर दिमाग में मुगल महिलाओं की एक बहुत ही सशक्त छवि बनती है। नूरजहां जैसी महिलाएं जो साम्राज्य की सहशासक थीं, जिनके नाम के सिक्के ढाले गए, जो आदमखोर बाघों का शिकार करती थीं। हाँ, नूरजहां का रुतबा तो अलग ही था। और जब जहांगीर बीमार होता था तो वो पूरे साम्राज्य का नागरिक और वित्तीय प्रशासन संभालती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखाई देता है, और ये दस्तावेज के सबसे चौंकाने वाले हिस्सों में से एक है। आप पोर्ट्रेट पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं ना? ये मुगल चित्रकला का वो सच है
जो सत्ता और दृश्यता, विजिबिलिटी के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। हाँ, मतलब एक तरफ हमारे पास नूरजहां जैसी महिलाएं थीं जो व्यवहारिक रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक चला रही थी, लेकिन शाही परिवार की इन राजकुमारियों और रानियों के चित्र कभी भी असल जिंदगी से नहीं बनाए गए। बिल्कुल नहीं। चित्रकार कभी उनके सामने बैठकर उनकी असली शक्ल कैनवस पर नहीं उतार सकता था। चित्रों में दिखने वाली शाही महिलाएं महज आदर्श कल्पनाएं थीं, जैसे एक रानी को दिखना चाहिए वैसी। तो इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं असली सत्ता चला रही थी, उनके वास्तविक चेहरे शायद आज हमारे पास हैं ही नहीं। ये एक कड़वा सच है। तो फिर कला के जरिए जिन महिलाओं की सजीव आंखें आज हमें इन मुगल चित्रों में देख रही हैं, वो असल में कौन हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जिन सजीव महिलाओं के यथार्थवादी चेहरे हम आज इन लघु चित्रों में देखते हैं, जैसे प्रसिद्ध विंडो पोर्ट्रेट जिसमें एक महिला झरोखे से बाहर देख रही है, वे शाही महिलाएं नहीं थीं। तो वो कौन थी? वास्तविकता ये है कि कलाकारों ने तवाइफों यानी कोर्टिसन को अपने मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया। तवाइफों को? हाँ, उस दौर में तवाइफे समाज में एक बहुत ही अलग और सम्मानित मुकाम रखती थीं। वे उच्च शिक्षित होती थीं, उन्हें कला, साहित्य, नृत्य और संगीत की गहरी समझ होती थी। अच्छा। चूंकि वे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा थीं, इसलिए कलाकार उन्हें देखकर उनके सजीव चित्र बना सकते थे। शाही महिलाओं की गरिमा उनके पर्दे या एकांत में मानी जाती थी, इसलिए उन्हें अदृश्य रखा गया। ये तथ्य सच में रोंगटे खड़े कर लेने वाला है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। अदृश्यता ही मुगल दौर में ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक थी। जिसके पास असली सत्ता थी, वो पर्दे के पीछे रहा और उसका चेहरा इतिहास के दृश्यों से लगभग गायब हो गया। सही बात है। और जिनके चेहरे आज भी कलाकृतियों में जिंदा हैं, जो हमें सैकड़ों साल बाद भी अपनी सजीवता से मंत्रमुग्ध कर देते हैं, वे सत्ता के उन गलियारों के बाहर की महिलाएं थीं। ये पब्लिक और प्राइवेट जीवन का एक बहुत ही कड़वा लेकिन दिलचस्प बंटवारा है। ये हमें बताता है कि इतिहास के दस्तावेज और कलाकृतियां कभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होती। वे एक कोड की तरह होती हैं। एक कोड? हाँ, जो चित्र में नहीं है, अक्सर वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस पूरी यात्रा को अगर एक जगह समेटा जाए तो ये साफ हो जाता है कि मुगल लघु चित्रकला महज राज दरबारों की चकाचौंध, शिकार के दृश्यों या राजाओं के शौक की साधारण कहानियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा जटिल दस्तावेज है जिसमें भारत, फारस और यूरोप की संस्कृतियों का अद्भुत मिलन दर्ज है। इसमें अकबर की साम्राज्य को एकजुट करने की वैचारिक दृष्टि है, जहांगीर के सपनों के अंदर छिपी हुई उसकी राजनीतिक असुरक्षा और प्रोपेगेंडा है, और सबसे महत्वपूर्ण, हैरम की उन महिलाओं की छिपी हुई राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक ताकत है जिसे बाहरी दुनिया ने कभी ठीक से समझाई नहीं। ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जो जानकारी हमें आसानी से परोस दी जाती है या जो ऐतिहासिक स्टीरियोटाइप हमें पीढ़ियों से बताए गए हैं, जैसे कि जनाना सिर्फ राजा के आराम के लिए बनाए कैदखाना था, सच्चाई उससे कई ज्यादा परतदार, जटिल और शानदार होती है। एग्जैक्टली। इन छोटे छोटे चित्रों के हर ब्रश स्ट्रोक, हाशिए की हर नक्काशी और हर रंग के चुनाव के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक कहानी छिपी हुई है। बस हमें उस कहानी को पढ़ने का नजरिया बदलना होगा। ये सोचने वाली बात है कि जब कोई संग्रहालय में जाकर कांच के पीछे रखी इन ऐतिहासिक मुगल कलाकृतियों को देखता है, तो क्या वो सिर्फ सोने की कारीगरी और नीले रंग की चमक को देखता है? इस विश्लेषण के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम सवाल करें कि उस तस्वीर के फ्रेम के बाहर कौन खड़ा था। बिल्कुल, उन आदर्श चेहरों के पीछे किसकी महत्वाकांक्षाएं थीं। हाँ, और किसके असली चेहरे हमसे हमेशा के लिए छुपा लिए गए। क्योंकि देखिए, कला कभी भी महज सजावट नहीं होती। वो हमेशा अपने समय की राजनीति, समाज की बनावट और सत्ता के समीकरणों का सबसे सच्चा आईना होती है, बशर्ते हम उसे सही रोशनी में देखें। सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं जो हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। आज हमने उन चित्रों की बात की जो विशेष रूप से शाही दरबारों के लिए बहुत महंगे रंगों, सोने के पानी और बेहतरीन कागज पर बनाए गए थे। ये चित्र सिर्फ राजाओं, रानियों और अभिजात वर्ग की आंखों के लिए थे। उन्हीं की कहानियां कहते थे। हाँ, ये तो एलीट्स की कला थी। बिल्कुल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, उस वक्त मुगल साम्राज्य की आम जनता की जिंदगी कैसी रही होगी। उन किसानों, कारीगरों या आम औरतों की जिंदगी जिनका जिक्र किसी नामा में नहीं है।
अगर आम लोग उस दौर में अपनी कहानियां पेंट कर रहे होते, वे कहानियां जो शायद मिट्टी की दीवारों पर बनी और समय के साथ धुर गईं, या जो कभी बनी ही नहीं पाईं, तो वो कला हमें उस समय के बारे में क्या नया सच बताती? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। शायद सत्ता के उन अदृश्य चेहरों की तरह आम लोगों की वो खोई हुई कला हमें आज की दुनिया की सच्चाई ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाती। ये एक ऐसी बात है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।